सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, या किसी भी एंगल जो है, ये लाइन आ गया ए बी और सी, तो ए बी और बी सी ये जो एंगल बनाती है, इस एंगल को दो बराबर पार्ट्स में तोड़ने वाली जो लाइन है, दो बराबर पार्ट में डिवाइड करने वाली जो लाइन है, दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। इसे क्या कहेंगे? एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। ठीक है। ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर जो है उसके कई सारे रूल्स हैं, उस पर कई सारी थ्योरम्स बनती है जिनके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें जहाँ जहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब चीज़ों को डिराइव करना है, उनको समझना है, और एंगल बाइसेक्टर का रूल क्या रहता है ये जानना है। ठीक है। हमने कोई एक ट्राइंगल लिया साहब, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक। अब जो एंगल बी है उसका एंगल बाइसेक्टर निकाला, ये अगर थीटा है तो ये थीटा है। इस एंगल बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट से जब आप परपेंडिकुलर डालोगे एंगल बनाने वाली दोनों लाइन पे, तो ये परपेंडिकुलर क्या बिहेवियर करते हैं ये आपको देखना है। हमें समझ में आ गया कि ये सपोज डी है, ये ई है, और ये सपोज पॉइंट एफ है। एफ से अपन ने परपेंडिकुलर डाले ए बी पे और बी सी पे, जो डी और ई पे मिलते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे कि जब परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री है, और यहाँ भी ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि अपन ने डाले ही क्या है? परपेंडिकुलर। ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, क्योंकि हमने लिया ही क्या है? एंगल बाइसेक्टर। समझ गए? तो कोई भी दो ट्रायंगल हैं, अगर उनके कोई दो एंगल आपको सेम प्रूव हो जाते हैं, थीटा 90 या थीटा अल्फा, समझ गए, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली ही क्या होगा? इक्वल होगा। समझ गए? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इससे आपको ये पता लग गया कि अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये 90 है, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो आपको ये पता लग गया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। अब जब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि इनके एंगल सेम हो गए, थीटा 90 अल्फा, यहाँ भी थीटा 90 अल्फा, तो जब तीनों एंगल सेम हो गए तो सिमिलरिटी तो प्रूव होगी। अब इनकी अगर कोई कोरेस्पॉन्डिंग साइड सेम लेंथ की प्रूव हो जाती है, तो इसका मतलब बाकी दोनों कोरेस्पॉन्डिंग साइड भी सेम लेंथ की होगी। समझ गए या नहीं समझ गए? तो यहाँ पे अगर आप देखें कि 90 के सामने हाइपोटेनस है और इसमें भी 90 के सामने हाइपोटेनस है, अगर इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस सेम लेंथ का प्रूव हो जाता है, तो इससे ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि अल्फा टू 90 जो लाइन है वो पहले ट्रायंगल की उतनी ही होगी जो अल्फा टू 90 लाइन की लेंथ है दूसरे ट्रायंगल की। और ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हो जाएगा कि 90 टू थीटा जो लेंथ है पहले ट्रायंगल की, वो भी 90 टू थीटा जो लेंथ है दूसरे ट्रायंगल की, ये भी बराबर हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? अब आप देखिए कि ये सिमिलर तो प्रूव हो ही गए थे। अब यहाँ पे 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है ट्रायंगल BEF में BF, और ट्रायंगल BDF में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है BF, जो कि दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। जब दोनों ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस है ही कॉमन, इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेनस की लेंथ सेम है। तो बाकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है अल्फा टू 90 ये वाली लेंथ, और इसमें अल्फा टू 90 ये वाली लेंथ, मतलब FD किसके बराबर प्रूव होगी? FE के। तो पहला रिजल्ट आपके पास में क्या आया कि किसी भी एंगल के एंगल बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डाले जाते हैं एंगल बनाने वाली दोनों साइड्स पे, उन दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ हमेशा बराबर होती है। समझ गए? और दूसरा ये भी पता लग गया कि परपेंडिकुलर जहां पे डलता है, पॉइंट ऑफ एंगल जो है, एंगल B है, ये B से E की लेंथ भी वही होएगी जो B से D की लेंथ होएगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? B से लेके एंगल B से जो परपेंडिकुलर का फुट स्टेप है D और E, BD की लेंथ वही होगी जो BE की लेंथ है, और परपेंडिकुलर की लेंथ DF की लेंथ वही होगी जो FE की लेंथ है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ से अभी आपके सामने दो रिजल्ट्स आए। क्या क्या दो रिजल्ट आए
कि किसी भी ट्रायंगल, किसी भी एंगल के, एंगल बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट से एंगल बनाने वाली दोनों साइड के ऊपर डाले गए परपेंडिकुलर्स की लंबाइयां हमेशा बराबर होती है, और ये दोनों परपेंडिकुलर के फुटस्टेप एंगल जो है उससे इक्विडिस्टेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब आप देखिए कि ये एक आपने ट्रायंगल लिया ABC, जिसमें एंगल B का एंगल बाइसेक्टर निकाला, और वैसे ही एंगल C का भी एंगल बाइसेक्टर निकाला। समझ में आ रही है बात? जहां पे ये दोनों पॉइंट मिलेंगे, जहां पे ये दोनों पॉइंट, दोनों लाइन, दोनों एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे जिस भी पॉइंट से, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। सपोज मैंने इसको I बोल दिया, ठीक है, इसको कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन ये बाद में अभी प्रूव होएगा कि ये इन सेंटर है, और इन सेंटर को यूजुअली हम किससे डिनोट करते हैं? I से डिनोट करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किस किस का? इन दो एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर का। समझ गए? वहां से, इस पॉइंट से अगर आप AB पर परपेंडिकुलर डालते हैं, क्या डाला? AB पे परपेंडिकुलर। अब ये स्ट्रेट लाइन जाए या नहीं जाए ये मतलब नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि ट्रायंगल है कौन सा। समझ गए? आपको ये ध्यान रखना है कि बस ये एंगल बाइसेक्टर यहां से आया CI, और आगे कहीं पे भी जा रहा है, लेकिन I से आपने BA पर क्या डाला है? परपेंडिकुलर डाला है, और इसी पॉइंट पे से आपने BC पे भी क्या डाला है? परपेंडिकुलर डाला है। क्योंकि ये पॉइंट किस पे सिचुएटेड है? एंगल B के एंगल बाइसेक्टर पे सिचुएटेड है, और एंगल, किसी भी एंगल के एंगल बाइसेक्टर से एंगल बनाने वाली दोनों साइड पर डाले गए परपेंडिकुलर की लंबाइयां हमेशा बराबर होती है। तो इससे आपको यह पता लग गया कि इस पॉइंट से जितनी दूरी यहां की है उतनी ही दूरी यहां की है। क्लियर? और क्योंकि ये पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए इस पॉइंट से, क्योंकि ये पॉइंट एंगल C के एंगल बाइसेक्टर पर भी सिचुएटेड है, इसलिए इस पॉइंट से CE जो है वो बराबर होगी किसके? DEF मान लिया। समझ गए या नहीं समझ गए? देखिए, ये जो इन दोनों एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन का पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट एंगल B के एंगल बाइसेक्टर पे सिचुएटेड है, और एंगल B के एंगल बाइसेक्टर पर सिचुएटेड किसी भी पॉइंट से एंगल बनाने वाली दोनों साइड पर डाले गए परपेंडिकुलर की लंबाइयां हमेशा बराबर होती है। तो इसका मतलब है कि ID किसके इक्वल हो गया? IE के इक्वल हो गया। और क्योंकि ये पॉइंट एंगल C के एंगल बाइसेक्टर पे भी सिचुएटेड है, इसलिए I से E पर जो आप परपेंडिकुलर डालोगे उसकी लेंथ उतनी ही होगी जितनी कि I से AC लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर IF की होगी। आगे बात समझ में? तो आपको पता लग गया कि ये तीनों लेंथ क्या प्रूव होगी? बराबर प्रूव होगी। अब यहां इसको सेंटर मानते हुए और इन लेंथ्स को आप रेडियस मानते हुए अगर एक लोकस ड्रॉ करेंगे तो वो तीनों साइड्स, ट्रायंगल की तीनों साइड्स के साथ में को टच करते हुए 90 डिग्री एंगल बनाते हुए निकलेगा। ये क्या हो गया? एक सर्कल हो गया, एक ऐसा सर्कल जो कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करते हुए निकलता है। और बड़े से बड़ा सर्कल यही हो सकता है, क्योंकि इससे बड़ा कोई सर्कल हो नहीं सकता। एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, थर्ड भी आएगा वो भी यही करेगा। समझ गए? जहां दो करेंगे वहीं तीसरा करेगा। अब बात है कि इस पॉइंट से अगर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और इसको रेडियस मानते हुए अगर आप एक लोकस ड्रॉ करते हैं तो एक सर्कल बनता है जो कि तीनों साइड्स को टच करते हुए जा रहा है, और सबसे बड़ा सर्कल यही होगा इसके अंदर, और एक ही सर्कल होगा जो तीनों को टच करेगा। क्योंकि आप किसी एक पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर एक ही परपेंडिकुलर डाल सकते हो। ये जो है ये परपेंडिकुलर डलेगा, मिला तो कई जगह पे सकते हो लेकिन परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही जगह पे डलेगा। तो इस पॉइंट से यहां पे एक परपेंडिकुलर सिर्फ यहीं डलेगा और यहां डलेगा। तो इसका मतलब है कि एक ही इन सर्कल बन सकता है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। फाइन? तो ये क्या बन गया? इन सर्कल बन गया। इन सर्कल की ये रेडियस होगी, इसलिए आपने क्या बोल दिया? इसे इन रेडियस बोल दिया। क्या बोल दिया? इन रेडियस बोल दिया। समझ गए? तो आपको क्या पता लगा? इन सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। इन सेंटर क्या है?
जो ट्राइंगल है उनके एंगल्स के बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को इन सेंटर कहा जाता है, क्योंकि उस पॉइंट से जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तीनों साइड्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम होती है, और उसको रेडियस मानते हुए हम लोग क्या करते हैं, एक लोकस ड्रॉ करते हैं जो कि ट्राइंगल बनाने वाली तीनों साइड्स को टच करते हुए गुजरता है। समझ गए? इसलिए इसको क्या कहते हैं, इन सर्कल, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, इन रेडियस। समझ गया नहीं समझ गए? तो ये तो काम है किसका, ये एंगल बाइसेक्टर से एक रिजल्ट हमारे सामने आया और हमें पता लगा कि इन सेंटर बनता है। अब आप इसमें एक चीज और देखो कि सर्कल की भी थ्योरम प्रूव हो रही है कि कोई एक सर्कल जो है, उस सर्कल को जब कोई टेंजेंट टच करती है किसी भी बाहर स्थित पॉइंट से डलने वाली टेंजेंट, किसी भी सर्कल जो है उसके बाहर सिचुएटेड कोई पॉइंट है, वहां से आपने जो टेंजेंट डाली, वो टेंजेंट जो है वो सर्कल के सेंटर से राइट एंगल बनाते हुए निकलती है। क्या ये प्रूव हो गया या नहीं हो गया? इस सर्कल को देखो, इस सर्कल को पॉइंट बी से आप, इस सर्कल पर पॉइंट बी से आप टेंजेंट डाल रहे हैं। एक टेंजेंट बी ए है जो कि डी पे टच कर रही है, एक टेंजेंट बी सी है जो कि ई पे टच कर रही है, और सेंटर से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर्कल के सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनता है। और दूसरा ये प्रूव हो गया कि सर्कल के बाहर सिचुएटेड किसी पॉइंट से जो आप टेंजेंट डालते हैं उन दोनों टेंजेंट की लंबाइयां सेम होती है, क्योंकि आपको पता है ना कि एक ट्रायंगल ये बना था BDI और एक ट्रायंगल बना था BEI, जिसमें BI दोनों के लिए कॉमन है। जितनी लेंथ BD की होगी उतनी लेंथ BE की होगी। तो इससे यह प्रूव हो गया कि सर्कल के बाहर सिचुएटेड किसी पॉइंट से जो आप टेंजेंट डालते हैं, दोनों टेंजेंट की लंबाइयां हमेशा क्या होती है, सेम होती है। समझ में आ रही है बातें? मतलब आप कह सकते हैं कि ABC अगर है तो AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, और ये पॉइंट O है, अगर आप इसको मिलाते हैं तो ये जो दोनों ट्राइंगल बनेंगे AOB और AOC, ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि जितनी लेंथ AC है उतनी लेंथ AB है, AO दोनों में कॉमन है, और OB और OC क्या होगी, OB और OC रेडियस है, तो दोनों रेडियस की लंबाइयां हमेशा सेम होंगी। समझ गए? तो ये कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने आए जो कि सर्कल से रिलेटेड है और एंगल बाइसेक्टर पे बेस्ड है। फाइन। अब बात है कि एंगल बाइसेक्टर पे और क्या चीज़ें पूछी जा सकती है एग्जाम में, जिसमें एक कॉमन चीज़ है जिस पे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। थ्योरम क्या है, पहले रिजल्ट बता देता हूँ, फिर अपन प्रूव कर लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। सपोज एक ट्राइंगल है ABC, फाइन, और एंगल A से आपने क्या निकाला, एंगल बाइसेक्टर निकाला जो कि BC को D पे काटता है। थ्योरम ये कहती है कि AB और AC का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ AB इज टू AC, AB और AC का वही रेशियो होगा जो कि BD और DC का होगा, जो कि BD और DC का होगा। या तो आप इसको ऐसे लिख देते हैं या कैसे लिख देते हैं, AB अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन DC। फाइन। BD और DC किस रेशियो में, BD और DC का रेशियो वही होगा जो कि AB और AC का रेशियो होगा। इज इट क्लियर? ये थ्योरम है। अब अपन इसको प्रूव कर लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। फाइन। हमने साहब एक ट्राइंगल लिया, कोई ट्राइंगल ले लिया साहब ABC, फाइन। इसमें अपने इसको एक्सटेंड कर दो, BA जो लाइन है इसको स्ट्रेट एक्सटेंड कर दो, सपोज ये चली गई D तक। यहां आपने एंगल A का एंगल बाइसेक्टर लिया, ये आ गया D, ये सपोज आगे जा रही है E तक। अब हमें ये प्रूव करना है कि AB और AC का रेशियो वही है जो कि BD और DC का है। जब ये प्रूव करना है तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि जो AD क्या है अपने पास में, एंगल बाइसेक्टर। AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर। इस एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इस एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें अपन। एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इसके पैरेलल। फाइन।
BA को एक्सटेंड कर लिया और AD जो एंगल बाइसेक्टर है उसके पैरेलल एक लाइन C से ड्रॉ कर दी। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये दो पैरेलल लाइन है, किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल काटती है तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ये समझ गए, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनमें अगर ये एंगल थीटा है तो फिर यहाँ पे ये एंगल भी थीटा होगा। और दूसरी बात ये है कि ये दो पैरेलल लाइन है, इनको एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो अगर यहाँ पे एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। समझ में आ रहा है? ये एंगल दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो अगर ये एंगल थीटा है यहाँ पे तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा होगा। और किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल बराबर प्रूव हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि अगर ये ABC ट्राइंगल है जिसमें एंगल B और एंगल C दोनों एंगल बराबर हैं, थीटा B है और थीटा ही C है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब AB की लेंथ AC की लेंथ के, AB और AC की लेंथ क्या हो, सेम हो, तभी ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो क्या आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल CAE जो है, कौन सा ट्राइंगल, CAE, इस ट्राइंगल CAE के दो एंगल, कौन सा, एंगल E और एंगल C दोनों बराबर प्रूव हो गए। अगर ये दोनों बराबर है तो आप कह सकते हैं कि जो AC की लेंथ है वही लेंथ AE की है, AC और AE एक दूसरे के बराबर है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, समझ गए? अब आप एक चीज और देखिएगा कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर बेस के अगर पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, बेस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, तो वो जिस रेशियो में इस लाइन को तोड़ेगी उसी रेशियो में, अगर ये रेशियो 3:2 है तो ये रेशियो भी 3:2 होगा। इन दोनों लाइन की लेंथ अलग अलग हो सकती है। लेंथ सपोज इसकी लेंथ 10 है और इसकी लेंथ सपोज 15 है। अब ये 10 को आपने 3:2 के रेशियो में तोड़ा तो 10 को आप 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो 6 और 4 सेंटीमीटर आई। सपोज इसकी लेंथ 15 है तो इसको भी आप 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो 3 + 2 5, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। तो अब आप देखिए कि सेंटीमीटर मतलब एग्जैक्ट लेंथ में तो ये अलग अलग हो गई, ये अलग है और ये अलग है। अगर ये लेंथ सेम होती है तो ये दोनों पार्ट की भी लेंथ सेम होगी। ये लेंथ अलग अलग है तो लेंथ यहाँ भी अलग अलग आएगी, लेकिन रेशियो इनका क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ गए? तो अब आप वापस आ जाइए इस सवाल पे। इसको एक बार मैं हटा देता हूँ, ये जो लेंथ AC थी इसको एक बार मैं रिमूव करता हूँ, वापस लगा दूंगा बाद में। अब आप देखिए ट्राइंगल BEC, कौन सा ट्राइंगल, BEC, जिसमें EC बेस मानिए, EC बेस है और EC बेस के पैरेलल एक लाइन जा रही है, कौन सी, ये पैरेलल है ही इसलिए क्योंकि जब हमने कंस्ट्रक्शन किया तो लाइन EC क्या ली अपन ने, इस पैरेलल टू AD ली थी। समझ में आ रही है बात? तो एक ट्राइंगल है BEC जिसमें बेस EC के पैरेलल एक लाइन जा रही है AD। समझ गया नहीं समझ गए? तो जिस रेशियो में BA और AE टूटेगा उसी रेशियो में BD और DC आएगा। बेस के पैरेलल जो लाइन है वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में तोड़ेगी। तो जो रेशियो BA और AE का है, BA:AE वही होगा जो कि BA:AE वही होगा जो कि BD:DC होगा। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? समझ गए? और अब आप क्या कह सकते हैं कि जो लेंथ AE थी वो लेंथ, याद है ना, ये दोनों एंगल बराबर हैं। ट्राइंगल EAC में दोनों एंगल थीटा थीटा हैं, तो जो लेंथ AE की है वही लेंथ, तो क्या आप AE की जगह AC लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो इस AE को मैं AC से रिमूव करूं तो मेरे पास में क्या आ गया, BA:AC इक्वल्स टू BD:DC, BA:AC इक्वल्स टू BD:DC। क्लियर और नॉट? तो हमने क्या प्रूव कर लिया कि किसी भी ट्राइंगल के किसी एक एंगल से निकलने वाला एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में तोड़ता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली दोनों साइड्स की लेंथ होती है। समझ गए? BD और DC का रेशियो वही होगा जो कि BA और AC का रेशियो होगा। फाइन, ये आपके पास में
इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है जिस पे बहुत बार सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेदर दैट इज CDS, वेदर दैट इज SSC एंड एनी अदर एग्जाम। फिर आती है साहब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये है, ये सपोज आपके पास में BAC क्या आ गया, एक BAC आपके पास में एक ट्राइंगल है, फाइन। BAC एक ट्राइंगल है और एंगल BA को आगे बढ़ा दिया सर, BA को आगे बढ़ा दिया, ये सपोज आपने बढ़ा दिया जी E तक। ये एंगल है, सपोज ये 2 थीटा है, ये जितना भी एंगल है इसको हमने क्या ले लिया, 2 थीटा ले लिया। इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकाला आपने, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकाल दिया। तो ये अगर थीटा है तो ये भी, बात समझ में आ गई, ये थीटा तो ये भी थीटा, फाइन। हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि BA और AC, BA और AC का रेशियो वही है, BA इज टू AC वही है जो कि BD इज टू CD है, BD इज टू CD है। समझ गए? क्या प्रूव करना है अपने को, BA इज टू AC, ट्रायंगल की वही दोनों साइड, ट्रायंगल की दोनों साइड का रेशियो, मतलब एंगल A के एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं अपन, पहले एंगल A के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात की, अब हम रिजल्ट ड्राइव कर रहे हैं किस पे, एंगल A के एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पे BC को एक्सटेंड करने पर मिलता है D पे। समझ गए? तो हमने क्या प्रूव करना है कि BD, पूरी BD, B से एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का फुटस्टेप, BD और C से यही फुटस्टेप CD, BD और CD का रेशियो वही है जो कि रेशियो BA और AC का है, फाइन। इस पे बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रहना चाहिए। देख लो ऐसा क्यों होता है। ये आपके पास AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर। इस एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल एक लाइन में C से ड्रॉ करता हूं जो कि जाके सपोज DEF पे मिल जाती है। समझ में आ गई बात? ये जो CF लाइन है ये किसके पैरेलल ड्रॉ की गई है, CF ड्रॉ की गई है पैरेलल टू एंगल बाइसेक्टर AD। इज इट क्लियर? ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब आप ध्यान से देखोगे कि ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है जिनको एक ट्रांसवर्सल AC काट रही है, जिसमें अगर यहां एंगल थीटा है तो ये एंगल भी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? और फिर देखो कि दो पैरेलल लाइन है जिनको एक ट्रांसवर्सल BE काट रही है, तो अगर यहां पे एंगल थीटा बनेगा तो इस पैरेलल लाइन पे एंगल ये थीटा बनेगा, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब एक ट्रायंगल बन गया आपके पास में, कौन सा, AFC, जिसके अंदर एंगल F और एंगल C क्या है, बराबर है, दोनों थीटा है। और किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर होंगे तो इसका मतलब है, ये अगर दोनों एंगल बराबर हैं F और C, तो इसका मतलब AF की लंबाई उतनी ही है जितनी की AC की लंबाई है। समझ में आया या नहीं आया? AF की लंबाई, AF की लेंथ उतनी होगी जितनी की AC की लेंथ होगी। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? अरे भाई हमने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर AD जो था उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली C से, जो कि AB को F पे इंटरसेक्ट करती है। क्योंकि CF और AD पैरेलल है, इसलिए इनको AC जो ट्रांसवर्सल इनको काट रही है उस पे यहां एंगल CAD अगर थीटा है तो एंगल FCA भी थीटा होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। समझ गए? आई बात समझ में? और अगर एंगल DAE थीटा है, DAE ये एंगल थीटा है, तो क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और BE क्या है, एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को काट रही है, तो ये एंगल DAE और एंगल CFA ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो ये भी दोनों, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। और अब ट्राइंगल AFC में देखोगे तो अगर F पे भी थीटा और C पे भी थीटा है, तो इसका मतलब AF की लेंथ उतनी होगी जितनी की
AC की लेंथ होगी। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात समझ में आ गई? अभी आपको बेहतर समझ में आया, इसलिए मैं एक बार किसको रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, AC को एक बार हटा दीजिए आप। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास एक ट्राइंगल है BAD। कौन सा ट्राइंगल? BAD। ट्राइंगल BAD में AD को बेस मान लीजिए आप, समझ गए? इस बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ हो रही है, कौन सी? FC या CF। तो AD जो है बेस के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ होगी तो वो बाकी जो दोनों साइड्स हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब आप कह सकते हैं कि BF का और FA का रेशियो, BF का और FA का रेशियो वही होगा जो कि BC का और CD का होगा। लेकिन F तो हमने एक पॉइंट लिया है, हमारे क्वेश्चन में तो कहीं पे भी F का जिक्र आया नहीं है, ना ही कोई आपके जो ऑप्शंस आएंगे उनके अंदर कहीं पे भी F मेंशन होगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो हमने क्या करना है, हमने कुछ ऐसे रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं जिसमें AB और AC से संबंध स्थापित हो। AB और BA से और AC, यही तो मेन साइड थी ना ट्राइंगल की, BAC ही तो ट्राइंगल था। तो BA और AC से कुछ रिलेशन अपने पास में आए। तो आप ये देखो कि BA और FA का रेशियो क्या होगा? BA पूरी लाइन और FA इतना पार्ट, BA पूरी लेंथ और FA उतना पार्ट। इस बेस के पैरेलल ये जो लाइन जा रही है, ये उस जिस रेशियो में BA के साथ बिहेवियर करेगी उसी रेशियो में BD के साथ बिहेवियर करेगी। यहां BA कंप्लीट तो यहां BD कंप्लीट। मैं क्या कह सकता हूं? BA इज टू FA, BA कंप्लीट इज टू FA। BA अपॉन FA क्या होना चाहिए? BA अपॉन FA क्या होगा? BA कंप्लीट अपॉन FA क्या होगा? BD कंप्लीट अपॉन BD अपॉन CD। समझ में आ गया या नहीं आ गया? और अब आप याद कीजिए, अगर वापस आ जाइए AC पे, ये थीटा, ये थीटा, ये लेंथ FA किसके बराबर है? AC के बराबर है। अगर FA AC के बराबर है तो क्या FA की जगह मैं AC लिख सकता हूं? तो FA की जगह मैंने क्या लिख दिया? AC लिख दिया। अब आपके पास रिजल्ट क्या आ गया? BA इज टू AC, BA इज टू AC किसके इक्वल है? पूरी BD इज टू CD के। आगे बात समझ में? तो ये कंस्ट्रक्टेड चीज़ें अगर अपन हटा देते हैं, ये रिमूव कर दो। अब आपके पास यही रिजल्ट आ गया। ट्राइंगल था ओरिजिनल आपके पास BAC, जिसमें एंगल A के एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर को मिलाया गया एक्सटेंडेड BC पर D पे, एक्सटेंडेड BC पर D पे। और रिजल्ट क्या आया? BA इज टू AC इक्वल्स टू BD इज टू CD। फाइन, ये आ गई साहब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है। अब सवाल ज्योमेट्री में पूछा जाता है, ट्राइंगल ले लिया BAC। फाइन, ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर, ये अल्फा तो ये अल्फा, ये बीटा तो ये बीटा। ये सपोज कहाँ मिल गए? I पे मिल गए। फाइन, अब अगर वो आपको कोई दो एंगल दे देता है इस ट्राइंगल के और ये पूछ लेता है BIC, कोई दो एंगल दे देता है कोई भी दो एंगल दे दिए, तो आपको पता है कि किसी ट्राइंगल के तीनों इंटर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ध्यान है ना क्यों होता है? हाँ, कोई ट्राइंगल लिया ABC, हाँ, दो पैरेलल्स के बीच में A से होती हुई BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी साहब। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ऑल्टरनेट एंगल हो गए। समझ गए? ये एंगल सपोज अल्फा है और ये अगर एंगल कुछ भी है, आपने हाँ गामा लिया सपोज, तो ये अगर गामा है तो इन दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये गामा है तो ये भी। तो एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ तीन एंगल आए, थीटा, अल्फा और गामा, और इस ट्राइंगल के भी तीनों एंगल क्या हैं? थीटा, अल्फा, गामा।
तो इसका मतलब एक किसी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ के एंगल के बराबर होते हैं, और किसी भी स्ट्रेट लाइन के एक तरफ क्या होता है 180 डिग्री। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि तीनों जो हैं सम 180 होता है। चलिए अब आप देखो कि अगर दो एंगल दिए तो तीसरा एंगल आप अपने आप निकाल लोगे। समझ में आ रही बात? जिनमें अगर एंगल बी और सी आपको पता लग गया तो एंगल बी का हाफ कर दिया वो ये आ गया, और एंगल सी का हाफ कर दिया वो ये आ गया। समझ गए? और 180 में से अल्फा और बीटा माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। समझ गए? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ आएगी? जब आपको कोई एक एंगल दे दिया जाता है और वो भी एंगल बी और एंगल सी के अगर एंगल बाइसेक्टर मिलाए जा रहे हैं, समझ गए, तो आपको एंगल कौन सा दे दिया? ए दे दिया, सिर्फ एक ही एंगल दे दिया। तो यहां आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि एंगल ए का इससे क्या रिलेशन है। इसको मैं स्मॉल ए बोल देता हूं, एंगल स्मॉल ए। फाइन। अब देखो ये जो बड़े वाला ट्राइंगल है इसके तीनों एंगल क्या है? हाँ जी, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस स्मॉल ए। समझ में आ गई बात? इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाँ जी। और इस ट्राइंगल में देखो BIC में तो अल्फा प्लस बीटा प्लस एंगल आई इक्वल्स टू 180। समझ में आ गई बात? ये जो पहला जो आपके पास इक्वेशन है इसका हाफ कर दें, अगर इसका हाफ कर दें तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस एंगल A/2 इक्वल्स टू 90। समझ में आ गई बात? ये स्मॉल ए से डिनोट कर दिया, या आप कैपिटल ए भी रख सकते हैं। वैसे आपके जो बुक्स में कैपिटल ए से डिनोट होगा तो मैं कैपिटल ए ही मान लेता हूं। अब आपके पास एक ये इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस एंगल आई इक्वल्स टू 180, और एक एंगल है अल्फा प्लस बीटा प्लस A/2 इक्वल्स टू 90। मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर दूं तो ये सारे साइन माइनस के हो गए। अल्फा बीटा भी कैंसिल, अल्फा भी कैंसिल। यहां क्या बचा अपने पास में? एंगल आई माइनस एंगल A/2 इक्वल्स टू 180 माइनस 90 किया तो 90 आ गया, या एंगल आई क्या हो गया? इक्वल्स टू 90 प्लस A/2। समझ गए? तो ये जो एंगल है BIC, आई का मतलब यहां पे कौन से एंगल की बात चल रही है? BIC की। तो एंगल BIC जो है वो किसके बराबर होगा? 90 प्लस एंगल A/2, 90 प्लस A/2। समझ में आ गया? 90 प्लस एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर जहां मिले वहीं तीसरा मिलेगा, लेकिन हमने तीसरे को मिलाया नहीं है। एंगल BIC पूछेंगे तो 90 प्लस हाफ ऑफ A होगा। समझ गए? अगर ये एंगल दे दिया जाता है तो इसका आधा करके 90 में ऐड कर दोगे तो एंगल BIC आ जाएगा, या वो एंगल BIC दे देता है। मान लो उसने आपको एंगल BIC दे दिया साहब 120, एंगल BIC कितना दे दिया? 120 दे दिया। तो आपको पता लग गया कि 90 में क्या ऐड हुआ है? 90 में 30 ऐड हुआ है, और जो भी 90 में ऐड हो रहा है वो एंगल A का हाफ है। तो इसका मतलब एंगल A के हाफ की वैल्यू 30 है, तो एंगल पूरा कितना है? 60 है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? BIC दे के एंगल A पूछ सकता है, या एंगल A दे के BIC पूछ सकता है। समझ गए? इसी तरीके से अगर वो एंगल ABC पूछ ले आपसे, सॉरी AIB पूछ ले, AIB पूछ ले तो क्या करोगे? 90 प्लस हाफ ऑफ C। अरे भाई एंगल AIB की बात कर रहा हूं मैं अभी, एंगल AIB वो क्या हो जाएगा? 90 प्लस हाफ ऑफ C हो जाएगा। और अगर मैं बोल दूं एंगल CIA पूछ लूं, एंगल CIA पूछ लिया तो ये CIA ये क्या हो जाएगा? 90 प्लस हाफ ऑफ B हो जाएगा, 90 प्लस B/2। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये आपके पास में रिजल्ट आ गया। और बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये सवाल पूछा जाता है, खासकर प्रीलिम्स के अंदर, क्योंकि वहाँ लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको कम रखना होता है, तो यूजुअली जो है वो इस टाइप के सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। कौन से सेंटर की बात चल रही है? इन सेंटर की। इन सेंटर किससे बनता है? एंगल बाइसेक्टर से बनता है। इन सेंटर से ये रेडियस जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे होती है। समझ गए नहीं समझ गए? फाइन।
अब हमने कर लिया एंगल बाइसेक्टर समझ लिया क्या है, इन सेंटर समझ लिया, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम समझ ली, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम समझ ली, और जो इन सेंटर जो एंगल बनाता है वो थर्ड एंगल के हाफ को 90 में ऐड करने से मिलता है। समझ गए? इसी में आप एक चीज़ साथ में अभी और ही समझ लो, ये आया साहब ABC, क्या आया? ट्रायंगल ABC आया। ठीक है, ट्रायंगल ABC जो है उसमें एंगल B और एंगल C के एंगल बाइसेक्टर आपने निकाले और कहाँ मिल गए? ये I पे मिल गए, और आपने क्या रिजल्ट निकाल लिया कि एंगल BIC जो है वो 90 प्लस A/2 है। ये बात समझ गया नहीं समझ? अब आप AB को एक्सटेंड कर दो और AC को भी एक्सटेंड कर दिया। अब यहां आपके पास सपोज ये M और N मान लिया आपने, ये CBM एक एक्सटीरियर एंगल हो गया, CBM क्या हो गया, और BCN ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया। समझ गए? अब इन दोनों एक्सटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर निकाल दूं, दोनों एक्सटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर निकाल दिया। सपोज ये I डैश पे मिल गए, कहां पे मिल गए? मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये अगर अल्फा है तो ये भी। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, अब आप एक बात ध्यान से समझिएगा कि एक कोई स्ट्रेट लाइन है AB, इस पे एक पॉइंट है C, और यहां से कोई भी आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, किधर भी, इधर इधर किसी भी तरफ कर सकते हो, CD। समझ गए? AB पे सिचुएटेड किसी पॉइंट C से आपने कोई एक लाइन ड्रॉ कर दी CD, फाइन। अब आप देखो कि एंगल ACD जो है उसका अगर मैं एंगल बाइसेक्टर निकाल देता हूं, अगर ये 2 थीटा है तो ये क्या हो गया? थीटा थीटा। ये क्या ड्रॉ किया मैंने? CE जो है वो क्या ड्रॉ किया? एंगल ACD का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। द सेम वे एंगल DCB, सपोज 2 अल्फा है, DCB 2 अल्फा है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। अब एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ टोटल एंगल कितने होते हैं? 180। तो मतलब 2 थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू 180, और एंगल DCA का एंगल बाइसेक्टर CE और एंगल DCB का एंगल बाइसेक्टर CF, इनमें जो एंगल बनेगा कौन सा? ECF। ECF के पास क्या क्या एंगल आया? एक थीटा और एक अल्फा, तो 2 थीटा और प्लस 2 अल्फा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा 180 के इक्वल है, तो 1 थीटा प्लस 1 अल्फा 90 डिग्री के इक्वल होगा। इससे क्या समझ में आ गया कि किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे कोई एक CD लाइन डली हुई है, कोई एक लाइन है, ये जो दो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का बनाते हैं। समझ गए? चाहे आप कुछ भी एंगल रख लीजिए, मान लो यहां आपने 180 में से बोलो ये कितना रखना है? 50 रखना है, तो ये 50 हो गया, तो ये 130 हो गया। अब इसका एंगल बाइसेक्टर निकालोगे तो ये 25 आ जाएगा, और 130 का निकालोगे तो 65 आ जाएगा, और 25 और 65 तो हमेशा क्या बनेंगे? 90 बनेगा। समझ गए? अब आप आ जाइए स्ट्रेट लाइन ABM पर। ABM एक स्ट्रेट लाइन है जिससे BC एक लाइन निकली हुई है, तो एक एंगल तो आ गया ABC और एक एंगल आ गया MBC। एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया। इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर BI निकल गया, और एक्सटीरियर एंगल जो है उसका एंगल बाइसेक्टर BI डैश निकल गया। तो जो BI और BI डैश के बीच में एंगल बनेगा ये हमेशा कितने डिग्री का बनेगा? अभी प्रूव करके आए अपन। द सेम वे AN एक स्ट्रेट लाइन है जिस पे पॉइंट C से CB एक लाइन निकली हुई है। एक एंगल ACB आ गया और एक एंगल BCN आ गया। एंगल ACB का एंगल बाइसेक्टर कौन निकला? CI निकला। और एंगल BCN का एंगल बाइसेक्टर कौन निकला? CI डैश निकला। समझ गए नहीं समझ गए? तो इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर जो है ये आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 का बनाएंगे। समझ गए नहीं समझ गए? अब ये 90 डिग्री का बना रहे हैं। अब आप देखिए BICI डैश, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया एक। BICI डैश ये क्या बन गया? एक
क्वाड्रिलेटरल बन गया। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो है वो इंटीरियर एंगल के सम का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, क्योंकि दो ट्राइंगल ही तो मिला रहे हैं आप, दो ट्राइंगल मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, तो दो ट्राइंगल, हर ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो 180 ये और 180 ये, तो कुल मिला के 360 में ये दोनों कितने के हो गए, 90 के, 180 गया, बचा कितना 180 ये दोनों मिला के होंगे, जिसमें से एक में 90 प्लस हाफ ऑफ ए आएगा, तो ये 90 से जितना बड़ा होगा दूसरा 90 से उतना ही छोटा होगा, तो ये 90 प्लस a/2 है, तो ये वाला 90 माइनस a/2 होगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? अगर इंटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं, जो इन सेंटर बनता है, इन सेंटर जो है ये आई, ये अगर BIC आपसे पूछा जाए तो 90 प्लस हाफ ऑफ ए आएगा, और BI' पूछा जाए तो 90 माइनस हाफ ऑफ ए आएगा। फाइन, ये आपके पास में रिजल्ट आ गया साहब। फिर आता है साहब रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें से एंगल बाइसेक्टर निकला साहब ऐसे और ऐसे। फाइन, तो सपोज ये AD एंगल बाइसेक्टर की बात कर लेता हूं मैं, और इन सेंटर कहां पे है, जहां पे मिलेंगे। इनको मैं एक बार हटा देता हूं। वो हमसे रेशियो पूछ लेता है AI का और ID का, कि एंगल बाइसेक्टर का रेशियो क्या आएगा AI और ID का। यूजुअली स्टूडेंट को जब ये बात ध्यान नहीं होती अच्छे से तो वो कंफ्यूज होता है किसमें, इसको ज्योमेट्रिक, इसको क्या मान लेता है, इसको मीडियन मान लेता है, और मीडियन जिस जगह पे मिलती है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है, माध्यिकाएं जहां मिलती है उसको केंद्रक बोलते हैं, और केंद्रक जहां पे होता है ना, जहां मीडियन मिलती है, मीडियन क्या होती है, यहां से निकलने वाली वो लाइन जो कि दो बराबर भागों में सामने वाली लाइन को डिवाइड करती है। इस से निकलने वाली वो लेंथ जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये जहां पे मिलती है मीडियन, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। ये जब मीडियन की बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे। और सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को एक पर्टिकुलर रेशियो में ही डिवाइड करती है हमेशा, और वो रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। ये बेस की तरफ 1 यूनिट रहती है और ऊपर 2 यूनिट रहती है, वर्टेक्स की तरफ 2 यूनिट रहती है। तो जब याद नहीं होता स्टूडेंट को एंगल बाइसेक्टर किस रेशियो में निकलता है, तो वो इसको यूजुअली 2:1 के रेशियो में टिक कर आता है, और वहाँ गलती होती है क्योंकि एग्जामिनर को ध्यान होता है, क्वेश्चन बनाने वाले को ध्यान होता है कि कहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होगा, तो इसलिए वो ऑप्शन में 2:1 जरूर डाल के रखता है। फाइन, तो हम बात किसकी नहीं कर रहे हैं, हाल फिलहाल मीडियन की बात नहीं कर रहे हैं। मीडियन की बात इसलिए की ताकि आपको पहले से पता हो कि मीडियन वाला रेशियो अलग है और एंगल बाइसेक्टर वाला रेशियो अलग है, एग्जाम में जाके आपके कंफ्यूजन नहीं हो। अभी हमने जब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूव किया था तो हमने ये पता लगाया कि BA और AC का रेशियो वही होता है जो कि BD और DC का रेशियो होता है। एंगल A के सामने वाली साइड को स्मॉल a मान लिया, एंगल B के सामने वाली साइड को स्मॉल b मान लिया, समझ गए, एंगल C के सामने वाली साइड को स्मॉल c मान लिया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि BD और DC का रेशियो, BD और DC का रेशियो वही है, BD और DC का रेशियो वही है जो कि स्मॉल c इज टू स्मॉल b का रेशियो है, स्मॉल c इज टू स्मॉल b। अब अगर मान लो मुझे BD फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, BD फाइंड आउट करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल 15 को आपने 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करना है, टोटल वैल्यू को इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो आप इन दोनों का क्या करते हैं, टोटल करते हैं। 5 से डिवाइड किया 15 को, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई। अब जब 2 की चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 की चाहिए तो
समझ गए नहीं समझ गए? इसी तरीके से इस ये जो कंप्लीट लेंथ है इसको BD और DC के रेशियो में डिवाइड करना हो मुझे, तो रेशियो C और B में डिवाइड होगा। इसका मतलब टोटल लेंथ स्मॉल ए जो है, टोटल लेंथ स्मॉल ए, इसको मैं किससे डिवाइड करूं? B प्लस C से, स्मॉल b प्लस स्मॉल c से डिवाइड करूं। और अब किससे मल्टीप्लाई कर दूं? जब ये लेंथ निकालनी है तो C से मल्टीप्लाई कर दूं, और जब ये लेंथ निकालनी है तो, समझ गए नहीं समझ गए? तो चलिए मेरा यहाँ से काम चल जाएगा। मैं AC अपॉन B प्लस C बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता इसको? ये लेंथ क्या होगी? A इंटू C अपॉन B प्लस C होगी। अब ध्यान से देखिए कि ट्राइंगल ABD के अंदर जो एंगल बाइसेक्टर निकलेगा इसको मैं क्या बोल दूं? AC अपॉन B प्लस C होगी इतनी लेंथ। अब ये पॉइंट कौन सा था? I जो है वो इन सेंटर है, इन सेंटर पे सारी एंगल बाइसेक्टर मिलती हैं, तीनों एंगल बाइसेक्टर। तो इसका मतलब अगर ये एंगल बाइसेक्टर यहां से मैं निकालता हूं तो ये भी तो इन सेंटर पे ही मिलेगा ना, एंगल B का एंगल बाइसेक्टर। और अब ट्राइंगल BDA देखिए, ट्राइंगल BDA में B से सामने वाली साइड पर एंगल बाइसेक्टर डाला गया, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली साइड AD को किस रेशियो में डिवाइड करेगी? दिस इज टू दिस के रेशियो में। इस ट्राइंगल को भूल जाइए अभी आप, इसको भूल जाए। अब देखो आप ट्राइंगल BAD का ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर जो है वो सामने वाली साइड को एंगल बनाने वाली दोनों साइड के रेशियो में ही डिवाइड करती है। समझ गए नहीं समझ गए? इसका मतलब जो रेशियो BD का, कैपिटल BD की बात करूं, कैपिटल BD का और कैपिटल BA का जो रेशियो है वही रेशियो DI और IA का है। इस ट्राइंगल के अंदर एंगल B का एंगल बाइसेक्टर AI को दो पार्ट में बांट रहा है। समझ गए? किस रेशियो में बांटता है? दोनों जो साइड्स होती हैं एंगल बनाने वाली, उनकी लंबाइयां जो होती है उसी रेशियो में बांटता है। इसका मतलब AI का और ID का जो रेशियो है वो स्मॉल c इज टू कैपिटल BD है। समझ गए? तो स्मॉल c, दिस लेंथ स्मॉल c अपॉन दिस लेंथ AC अपॉन B प्लस C। समझ गए? इस लेंथ का और इस लेंथ का रेशियो वही है जो कि AI का और ID का है। समझ गए? इज इक्वल टू AI अपॉन ID। अब ये C के अपॉन में AC अपॉन B प्लस C किया, तो क्या ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा? जब ये ऊपर जाएगा तो स्मॉल b प्लस C कहाँ चला गया? स्मॉल b प्लस C ऊपर चला गया और C से C कैंसिल हो गया, तो स्मॉल b प्लस C अपॉन स्मॉल a इक्वल्स टू AI अपॉन ID। समझ गए? अब आप रिकंस्ट्रक्ट कर लीजिए पूरा ट्राइंगल। आई बात समझ में? क्या आया? ट्राइंगल है ABC, एंगल A के सामने वाली साइड स्मॉल a, एंगल B के सामने वाली साइड स्मॉल b, एंगल C के सामने वाली साइड स्मॉल c। समझ गए इतनी बात? I जो है वो एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट है। मतलब क्या हो गया? ये इन सेंटर हो गया। तो AI और ID का रेशियो, AI और ID का रेशियो, AI और ID का रेशियो क्या होगा? स्मॉल b प्लस C, इन दोनों साइड की लेंथ का सम अपॉन थर्ड साइड, अपॉन थर्ड साइड। तो आपसे क्या रेशियो पूछा जाए? अगर AI इज टू ID का रेशियो पूछा जाए तो वो होगा AB प्लस AC अपॉन थर्ड साइड BC। ऐसे ही अगर आपसे किसका रेशियो पूछा जाए? BI और IE का, BI और IE का रेशियो पूछा जाए तो BI और IE का रेशियो, जिस ये एंगल बाइसेक्टर जिस थर्ड लाइन पे मिलेगा वो नीचे आएगी। समझ गए नहीं समझ गए? BI इज टू IE पूछा जा रहा है, BI इज टू IE, तो ये आएगा स्मॉल c प्लस स्मॉल a अपॉन स्मॉल b। समझ गए? और इसी तरीके से अगर मैं CI और IF का पूछूं तो
सी आई और आई एफ का पूछूं तो ये दोनों साइड का सम मतलब स्मॉल बी प्लस स्मॉल ए अपॉन स्मॉल सी। समझ में आ गई बात? तो ये आपके पास में इतने सारे रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मान लो कुछ भी उसने दे दिया, फॉर एग्जांपल ये 4, 5 और 6 दे दिया, ये लेंथ 4 दे दी, ये 5 दे दी और ये 6 दे दी, और ए आई अपॉन आई डी पूछ लिया, ए आई अपॉन ए आई और आई डी का रेशियो पूछ लिया, तो क्या बता दोगे? 4 + 5 9 अपॉन 9/6 9/6 या 3:2। अब आपने उसने आपसे बी आई इस टू आई ई पूछ लिया, बी आई इस टू आई ई पूछ लिया, तो क्या करोगे? ये दोनों साइड लोगे, 6 और 4 10, 6 + 4 10 10/5 या 2:1। और द सेम वे उसने आपसे सी आई और आई एफ पूछ लिया, तो 6 + 5 11/4। इज इट क्लियर? तो ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब बात कर रहे थे अपन रेडियस की। इन रेडियस समझ में आ गया क्या? इन रेडियस जहां से इन सेंटर से जो परपेंडिकुलर डलते हैं तीनों साइड पे वो इन रेडियस है। फाइन। ये पॉइंट है आई, यहां से आपने एक रेडियस यहां डाली, एक यहां डाली और एक यहां डाली। फाइन। ये ट्राइंगल ले लिया साहब ए बी सी, और मैंने बी आई सी को मिला दिया और ए बी और सी तीनों पॉइंट को मैंने आई से मिला दिया। समझ गए? ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो जो एंगल नहीं, ट्राइंगल बी आई सी देखो, बी आई सी, इसका एरिया अगर निकालना हो तो 1/2 इंटू एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए मान ली, और एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल सी। तो मुझे जब बी आई सी का एरिया निकालना है, बी आई सी का, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये यहाँ परपेंडिकुलर है, रेडियस 90 डिग्री बनाएगी, ये समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब है कि 1/2 इंटू दिस बेस इंटू दिस हाइट करेंगे तो क्या ये एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो 1/2 बेस की जगह ए और हाइट की जगह आर। इसी तरीके से दूसरे का, इसका 1/2 इंटू बेस बी स्मॉल बी इंटू हाइट स्मॉल आर, प्लस 1/2 इंटू इस तीसरे का सी इंटू 1/2 सी आर। अब इनमें से क्या चीज कॉमन है? हाँ जी, आर सब में कॉमन है, आर कॉमन है, और ए प्लस बी प्लस C/2, ये जो 2 आर के नीचे भी लगा सकते हैं और इसके नीचे भी लगा सकते हैं क्योंकि तो मल्टीप्लिकेशन में। तो a प्लस बी प्लस सी क्या होता है किसी ट्राइंगल का? तीनों साइड का सम क्या हो गया? पेरीमीटर। तो a प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर है, और पेरीमीटर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो सेमी पेरीमीटर है। इसलिए एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल क्या निकाला है अपन ने? इन तीनों का एरिया जोड़ दें, बी आई सी का, सी आई ए का और ए आई बी का, तो क्या इस पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया आ गया या नहीं आ गया? तो क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये किसके बराबर हो गया? आर इंटू एस के। एरिया जो है किसी ट्राइंगल का, एरिया जो है ट्राइंगल का, वो किसके बराबर हो गया? स्मॉल आर इंटू एस। ये आपके पास एक फॉर्मूला है जो बहुत बार यूज में आता है, तो पता लग गया कि ये कहां से आ रहा है? स्मॉल आर एस, एस का एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर। समझ गए? और इससे जो है वो कई बार आपको सेमी पेरीमीटर देके, एरिया देके रेडियस पूछ लेता है, ठीक है। और एक इससे भी फास्ट, मतलब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए राइट एंगल ट्राइंगल पे, बस एक लास्ट चीज, सिर्फ 1 मिनट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ लिया जाता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है, राइट एंगल ट्राइंगल जो है, इसका सपोज ये पॉइंट कहां पे है? कहीं पे भी यहां आई। फाइन। ये राइट एंगल डाला, परपेंडिकुलर डाला, समझ गए? ये रेडियस है,
इधर ये भी रेडियस है और इधर ये भी रेडियस है, 90 डिग्री डलेगा। समझ में आ रही बात? तो ये बना दूं, ये क्या बन गया? इन सर्कल बन गया। यहां तक की बात समझ में आ रही है? यहां से यहां तक आर है और ये आर है तो ये भी, क्योंकि ये आर है रेडियस तो ये भी। समझ में आ गई बात? ट्रायंगल को मैं इसको क्या करता है वो, राइट एंगल ट्रायंगल बता देता है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल बता देता है और तीनों साइड दे देता है और स्मॉल रेडियस का मतलब इन रेडियस पूछ लेता है, इन रेडियस में और तीनों साइड में रिलेशन दे देता है। तो एक तरीका तो आपके पास ये है ही कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया निकाल दोगे और एरिया किसके इक्वल रख दोगे? RS के, जो अभी अपन करके आए थे। लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है। तो अगर राइट एंगल पे पूछा जा रहा हो, सवाल किस पे पूछा जा रहा हो? राइट एंगल ट्रायंगल पे पूछा जा रहा हो, तो हमारे पास फास्टेस्ट मेथड होना चाहिए ताकि कोई दूसरा हमसे आगे नहीं निकल सके। समझ गए? तो अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्मॉल RS वाले फॉर्मूले से अप्लाई करोगे तो दैट विल कंज्यूम टाइम, फाइन। और दूसरे जो है वो आपसे फास्ट कर जाएंगे। तो आपके पास बेटर सॉल्यूशन होना चाहिए। ये A के सामने स्मॉल है, ये एंगल B के सामने स्मॉल b, और ये एंगल C के सामने स्मॉल c। समझ गए? आप ये देख लीजिए कि साहब ये आपके पास में R है और ये टोटल C है, तो यहां से यहां तक कितना है? C माइनस R है। क्या आपको पता है, आज ही की क्लास में अपन ने डिस्कस किया कि एंगल A से इस सर्कल पे जो भी टेंजेंट डाली जाएगी उन दोनों टेंजेंट की लंबाइयां, तो यहां से A से यहां तक अगर C माइनस R है तो A से यहां तक भी। समझ गए या नहीं समझ गए? ये जो मैं रिजल्ट दे रहा हूं इसको प्रूव करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके आसानी से याद रह जाएगा, आपको समझने में आसानी होगी, तो इसलिए इससे करवा रहा हूं। ये स्मॉल है सारी लेंथ, ये अगर R है तो यहां से यहां तक है A माइनस R है। समझ गया नहीं समझ गया? और अगर ये A माइनस R है, पॉइंट C से जो टेंजेंट डल रही है सर्कल पे, अगर ये A माइनस R है तो ये भी ये A माइनस R है। समझ गए? बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, आ गई? अब आप अगर इन दोनों को ऐड करें, किन को ऐड करें? A प्लस C को ऐड करें और इसमें से A प्लस C को ऐड करें और इसमें से आप क्या माइनस करें? हाँ जी, ये वाली माइनस करें B, तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है ये चेक करो। ये आ गया आपके पास स्मॉल है, वो आ गया स्मॉल c, और इसमें से माइनस क्या करना है अपने को? C माइनस R। यहां से यहां तक कितना था? और ये तो क्या आ गया? C माइनस R प्लस A माइनस R, मतलब A प्लस C माइनस A प्लस C माइनस A प्लस C माइनस 2R आया। समझ गए? अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस का A हो जाएगा और ये माइनस का C हो जाएगा और ये प्लस का 2R हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो A और C, AC, तो क्या बचा आपके पास? 2R बचा। मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस करते हैं तो वो किसके बराबर आता है? 2R के। तो अगर आपको रेडियस चाहिए होती है तो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2 कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? रेडियस। समझ गए? तो फॉर एग्जांपल उसने दे दिया आपको 6, 8, 10 दे दिया, 6, 8, 10। तो 6, 8, 10 में एक तरीका तो 8, 6, 48 इज इक्वल टू स्मॉल RS करें। एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू स्मॉल r इंटू S करें। S का मतलब सेमी पेरीमीटर लेंगे तो यहाँ पे 24 का आधा 12 इक्वल्स टू क्या आया? 12 आया। 2 से आपने कैंसिल किया 8 को तो 4, और 4 से 24 को 12 से डिवाइड किया तो 2, 24/12 किया तो 2 आ गया, तो R की वैल्यू 2 आ गई। एक तरीका तो ये हो गया, ये तो हर ट्रायंगल में अप्लाई होगा। दूसरा तरीका क्या हो गया कि आप क्या करते, सीधा 8 और 6 में से 10 माइनस किया और 2 से डिवाइड किया।
ठीक है। तो ये टाइम सेव हो इसके लिए आपको ये बताया गया। ये कहाँ अप्लाई होगा? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। राइट एंगल ट्राइंगल में इन सर्कल की जो रेडियस आएगी वो कैसे आएगी? शॉर्टेस्ट मेथड उसका क्या है? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय 2। इज इट क्लियर? ठीक है दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना काम करना था। फाइन, ओके, ठीक।